दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए आप मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पर। ठीक है, आज हम पर्यावरण का भाग पहला लेके आए हैं। ठीक है, आगामी आने वाली जो क्या होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक नंबर यहाँ से बनेगा ही। ठीक है, 101% एक नंबर पर्यावरण से बनने वाला है भाग पहले से। ठीक है, कहीं से कॉपी करके नहीं किया है, किताबों से ढूंढकर हस्तलिपि लिखित नोट्स बनाए। ठीक है, किताबों का क्या है, विभिन्न किताबों का समीक्षण है, उससे ढूंढकर हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं। ठीक है, यूटेट हो गया, सीटेट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहीं बीएड, आपके लिए बीएड कर रहे हो तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस हो गया। ठीक है, इंडिया के जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया। ठीक है, एक प्रश्न तो बनेगा ही, 100% है, एक प्रश्न बनेगा ही। सरल शब्दों में सारे पर्यावरण को आज हम चर्चा करेंगे, भाग पहला। ठीक है, लड्डू वीडियो साबित होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी होगी, कनेक्टिंग वीडियो होगी। जो हमारे तथ्य होते हैं उनका संकलन कैसे किया है, मैंने कनेक्ट करके किया है। ठीक है, कनेक्टिंग किस प्रकार किया है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। तो आइए पहले पर्यावरण का अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ जान लेते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं दो भागों में विभाजित की गई हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है इसमें पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला एबायोटिक हो गया, दूसरा बायोटिक हो गया। अबायोटिक मतलब अजैविक हो गया, अजैविक पर्यावरण, और बायोटिक मतलब जैविक पर्यावरण। ठीक है, तो थोड़ी इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, अजैविक और जैविक, इन सभी अजैविक वस्तुओं का जैविक वस्तुओं पर समग्र प्रभावी पर्यावरण कहलाता है। क्या बोल रहा है, जो अजैविक और जैविक है इन सभी अजैविक वस्तुओं का जैविक वस्तुओं पर समग्र प्रभाव ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। निसंदेह इसमें वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकाश, ताप आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वस्तु को दो भागों में विभाजित किया गया है, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। फिर क्या बताया कि अजैविक और जैविक, इन सभी अजैविक वस्तुओं का जैविक वस्तुओं पर समस्त प्रभाव ही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, निसंदेह इसमें वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकाश, ताप आदि सम्मिलित हैं। देखो, एबायोटिक आपको सरल ट्रिक में बताता हूं। एबायोटिक मतलब जिनमें क्या नहीं है, प्राण नहीं है। ठीक है, जिनमें क्या नहीं है, प्राण नहीं है, उनको किस में शामिल किया गया है, एबायोटिक में। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक है, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, ये क्या हो गए, एबायोटिक हो गए। और बायोटिक जिनमें प्राण है, ठीक है, जीव जंतु वनस्पति, ठीक है, ये क्या हो गए, बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है, पर्वत पठार, ठीक है, और बायोटिक जिनमें जीवन है, जीव जंतु, ठीक है, वनस्पति, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से बनकर बना है, एक परि, दूसरा आवरण। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है, ढके हुए या घेरे हुए। अथवा पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया, जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, अर्थात वह आवरण जो संपूर्ण पृथ्वी स्थल पर जल, वायु और जैव मंडल सभी को चारों ओर से ढके हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ क्या है, जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं। ठीक है, आप बाहर अगर आप क्या है प्रकृति में है तो आप ऊपर नजर मारिए, आपको जो सारा खुला आसमान चारों ओर से ढका हुआ है वो क्या है, पर्यावरण है। दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए या घेरे हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को एनवायरमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, यह भी दो शब्दों से बनकर बना है, एनवायरन टू, ठीक है, किसी एनवायरन एंड मेंट से मिलकर बना है। ठीक है, एनवायरल का अर्थ क्या होता है, घेरना, मेंट का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, अर्थात जो चारों ओर से हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं, एक दो परिभाषा जान लेते हैं। यूपी टेट एंड सीपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, यूटेट एंड सी टेट में पूछा गया हुआ है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशंस की बात कर रहे थे। ठीक है, रॉस महोदय की बड़ी प्यारी परिभाषा है ये। ठीक है, बहुत ही इजी परिभाषा है ये, यूटेट और सीटेट पे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि पर्यावरण कोई भी वह बाह्य शक्ति है जो हमें
प्रभावित करती है। ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो हमारे रॉस मोहदी द्वारा दी गई। क्या कहा उन्होंने कि पर्यावरण कोई भी वह बाह्य शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। याद रखें, बहुत ही सरल शब्दों में रॉस मोहदी ने क्या दी? पर्यावरण की परिभाषा दी। ठीक है, दूसरे हमारे एनास्टोसी महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि पर्यावरण प्रत्येक वह वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। एनास्टोसी ने क्या बोला कि पर्यावरण प्रत्येक वह वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त क्या व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे तीसरे जो क्या है पर्यावरणवादी है, उन्होंने क्या बोला कि बोरिंग महोदय ने क्या बोला कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत उसे प्रभावित करती है। बोरिंग महोदय ने क्या बोला कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक उसको प्रभावित करती है, उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, रॉस महोदय की वेरी इंपॉर्टेंट है। होने को तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए और भी है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, लेकिन रॉस महोदय का पूछा गया है बहुत बार, सीटेट एंड यूटेट पे पूछा गया हुआ क्वेश्चन से। आप ओल्ड प्रश्न पत्र देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। ठीक है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मुख्यतः एक प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण और क्या प्राकृतिक पर्यावरण। देखो, इन्हें भी अदर कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अदर कैटेगरी में बांटा गया है। देखो, आप प्राकृतिक पर्यावरण में ले तो इसमें क्या बायोटिक एंड एनबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, भूमि, जल, वायु, प्रकाश, पठार, पर्वत, ये किस में आ जाएंगे? अबायोटिक में आ जाएंगे। और बायोटिक जिनमें क्या है? जीवन है, जंतु, ठीक है, जगत एवं वनस्पति, ये किस में आ जाएंगे? बायोटिक में आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, वही मानव निर्मित के कितने पार्ट? 5 पार्ट। सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सौंदर्यात्मक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है हमारे लिए? प्रश्न कहां से बनते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण को व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, एक बायोटिक हो गया और एक अबायोटिक हो गया। बायोटिक में जीव जंतु जिनमें प्राण है वो सम्मिलित किए गए हैं। अबायोटिक में जिनमें जीवन नहीं है, भूमि, जल, वायु, प्रकाश, ताप, पर्वत, पठार, ये क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारा अबायोटिक है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अबायोटिक में को 3 भागों में बांटा गया है, उसके भी 3 प्रकार हैं। ठीक है, जैसे क्या थे? पर्यावरण के 2 प्रकार थे, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, वैसे प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। अब अबायोटिक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इनको व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्थल मंडल की बात करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी तह का वह भाग जिसमें मिट्टी, खनिज पदार्थ, कोयला व अन्य संसाधन पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यह भाग केवल कितना? 30% है। ठीक है, 30% है और शेष 70% क्या है? जल है। ठीक है, स्थल मंडल का क्या अर्थ पता है? कि पृथ्वी की ऊपर तह का वह भाग जिसमें मिट्टी, खनिज पदार्थ, कोयला व अन्य संसाधन आदि पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यह भाग केवल 30% है और शेष 70% क्या है? जल क्षेत्र है। ठीक है, पृथ्वी का एकदम अंदर वाला भाग क्या बोलते हैं? उसे आंतरिक सतभाग कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एकदम अंदर वाला भाग आंतरिक सतभाग, ठीक है, इनर कोर कहते हैं, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 1300 किलोमीटर होती है। इनर कोर की कितनी मोटाई होती है? 1300 किलोमीटर होती है। ठीक है, यहां पर उपस्थित पदार्थों का घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जो हमारे इनर कोर पे जो उपस्थित पदार्थ होता है इनका घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और तापमान कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होता है? टेम्परेचर कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, आंतरिक सद्भाग के चारों ओर पिघले पदार्थ का भाग होता है। देखो, ये क्या होता है? जो आंतरिक सद्भाग होता है उसके चारों ओर का पिघले पदार्थ का क्या होता है? भाग होता है, जिसे बाह्य सद्भाग कहते हैं। ठीक है,
आउटर कोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर कोर, बाह्य सदभाग कहते हैं। ठीक है, इस भाग की मोटाई कितनी होती है? 2080 किलोमीटर होती है। जो बाह्य सदभाग है इसकी मोटाई कितनी है? 2080 किलोमीटर है। देखो भी आगे क्या बोल रहा है कि बाह्य भाग के ऊपर के ठोस भाग को मेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक है, जिसकी कुल मोटाई लगभग कितनी? 2900 किलोमीटर तक होती है। मेंटल के ऊपर लगभग 12 किलोमीटर से 60 किलोमीटर मोटाई वाला भाग भूपटल या क्रस्ट कहलाता है। भूपटल ही स्थल मंडल है। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो पृथ्वी के सबसे अंदर वाला भाग है उसे क्या बोला हमने? इनर कोर बोला। ठीक है, आंतरिक सदभाग, ये सबसे अंदर वाला क्या है? आंतरिक सदभाग है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया? उसके बाद बाह्य सदभाग बताया। ठीक है, आउटपुर, ठीक है, आउटपुर कोर बताया, ये वाला। ठीक है, ये आउटपुर कोर हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया? मेंटल बताया, ये मेंटल हो गया। और इसके बाद हमने क्या बताया? उसके बाद हमने क्रस्ट बताया। ठीक है, क्रस्ट, ठीक है, ये भूपटल होगा, ये पृथ्वी वाला एरिया होगी। ठीक है, ये पृथ्वी वाली एरिया होगी। तो मैंने क्या बताया? जो क्या पता कि आंतरिक सदभाग है उसकी मोटाई कितनी होती है? 1300 किलोमीटर होती है। और वहां पे जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उनका घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बाह्य सदभाग की मोटाई कितनी बताई थी? 2080 किलोमीटर बताई। ठीक है, वही मेंटल की मोटाई कितनी बताई थी? 2900 किलोमीटर उसकी मोटाई बताई थी। ठीक है, 3 भाग बता दिए मैंने आपको। ठीक है, क्या बताया? आंतरिक सदभाग, ठीक है, बाह्य भाग हो गया, मेंटल हो गया, और जो लास्ट वाला होता है जो हम है, जिसमें पृथ्वी है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, उसे भूपटल या क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्थलमंडल बहुत सी आकृतियों से बना होता है। स्थलमंडल क्या बोल रहा है कि बहुत सी आकृतियों से बना होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां भी स्थलमंडल का निर्माण करती है। जो विभिन्न प्रकार की क्या होती है? भू आकृतियां होती है, वही स्थलमंडल का निर्माण करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पर्वत हो गया, घाटी हो गया, पठार, मैदान, महाद्वीप, द्वीप, मरुस्थल आदि। ठीक है, आपको पता है जो स्थल मंडल है वो बहुत सी आकृतियों से बना है। कहीं पर्वत है तो कहीं घाटी है। ठीक है, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, कहीं महाद्वीप है तो कहीं महासागर है, कहीं द्वीप है तो कहीं मरुस्थल है। ठीक है, भूपटल में विभिन्न बलों के कारण विभिन्न परिवर्तन होते हैं। जो भूपटल है ना, जो पृथ्वी का जो पटल है, इसमें विभिन्न बलों के कारण विभिन्न परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो भू आकृति का निर्माण करती हैं, ये बल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो क्या करती है? भू आकृतियों का निर्माण करती है। और यह बल क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाह्य बल हो गया, आंतरिक बल हो गया। बाह्य बल में जैसे हवा हो गया, पानी एवं हिमनद आदि बाह्य बल में सम्मिलित है। ठीक है, आंतरिक बल में आपको पता है भूकंप। ठीक है, और क्या है? ज्वालामुखी, भूस्खलन। अगर आपसे पूछ लेते कि भूकंप को नापने वाला यंत्र का नाम बताइए तो क्या है? कोई भी मुझे बताइए भूकंप को नापने वाला यंत्र का नाम। तो सिस्मोग्राफ यंत्र। ठीक है, अगर स्केल पूछिए तो रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपटल वास्तव में बहुत सी टुकड़ों से बटी है। ठीक हो, भूपटल क्या है? वास्तव में बहुत सी टुकड़ों से बटी है, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स कहते हैं। प्लेट्स टेक्टोनिक्स के कारण ही पर्वत और घाटी का निर्माण होता है। पर्वत और घाटी का निर्माण किससे होता है? प्लेट्स और टेक्टोनिक्स के कारण पर्वत और घाटियों का निर्माण होता है, जिसमें लाखों वर्ष का समय लगता है। जिन्हें बनने में क्या, जिनके निर्माण समय में क्या लगता है? लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पहला, हम पर्वत, माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी आंतरिक बलों के कारण भूपटल का एक बड़ा प्राकृतिक भाग अपने चारों ओर का क्षेत्र से बहुत ऊंचा उठ जाता है। भूपटल के ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? पर्वत या पहाड़ कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कभी कभी आंतरिक बलों के कारण भूपटल का एक बड़ा प्राकृतिक भाग अपने चारों ओर का क्षेत्र से बहुत ऊंचा उठ जाता है। भूपटल के ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? पर्वत या पहाड़ कहते हैं। छोटी ऊंचाई वाले भागों को पहाड़ियां कहते हैं। जो छोटी ऊंचाई वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहाड़ियां कहते हैं। इनका आधार चौड़ा होता है और ऊपरी भाग नुकीला होता है। इन्हें चोटियां भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? चोटियां भी कहा जाता है। ठीक है, पर्वत मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, और हम पहाड़ किसे या पहाड़ियां किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी की नाम तो क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा दूसरे नंबर का कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है?
8,579 कंचनजंगा की क्या है ऊंचाई है। सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट और उसके बाद हमारा कंचनजंगा। ठीक है, निम्न कारकों के आधार पर पर्वतों को निम्न प्रकार से बांटा जाता है। निम्न कारकों के आधार पर प्रकार जो पर्वत हैं, ठीक है, उन्हें निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला उत्पत्ति काल के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर। ठीक है, अब जान लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, उत्पत्ति काल के आधार पर कौन कौन से हैं, ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से हैं, स्थिति के आधार पर कौन कौन से हैं, सभी को जान लेते हैं एक एक करके। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या है, प्री कम्ब्रॉन माउंट। ठीक है, प्री क्रम्बॉम माउंट। ठीक है, सेकंड क्या है, क्ले एडोनिन है। ठीक है, सेकंड क्या है, क्ले एडोनिन माउंट हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, थर्ड जो उत्पत्ति काल के आधार पर है, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा प्रेमीन माउंट है। ठीक है, और चौथा क्या है, आल्पिन माउंट है। ठीक है, प्रेमीन माउंट थर्ड, चौथा आल्पिन माउंट। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, फोल्ड माउंटेन हो गया, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन हो गया और वोल्केनिक माउंटेन हो गया। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तीन, फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर लो माउंटेन हो गया जिसकी क्या होती है 700 से 1000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, लो माउंटेन। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा रफ माउंटेन। ठीक है, कितना 1000 से 1500 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। और तीसरा क्या है हमारे रुगडे माउंटेन। ठीक है, 15 से 2000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। और चौथा जो लास्ट है वो है हाई माउंटेन। ठीक है, 2000 मीटर अबोव्ड होते हैं। ठीक है, याद रखना। स्थिति के आधार पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इनको तीन आधार पर, स्थिति के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हो गया कोस्टल माउंटेन, दूसरा हो गया क्या, इनलैंड माउंटेन, और तीसरा क्या है, ओशनिक माउंटेन। ठीक है, ओशनिक माउंटेन, ओशनिक माउंटेन। ठीक है, ये क्या है, स्थिति के आधार पर। तो मैंने आपको क्या टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पठार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पठार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूपटल का एक चौड़ा, असमतल, चपटा और ऊंचा उठा हुआ भाग, इन्हें टेबललैंड भी कहते हैं। ठीक है, इनसे भूपटल का एक बहुत बड़ा भाग घिरा है। पठार ऊंचे नीचे और आधार की अपेक्षा ऊपर कम चौड़े होते हैं। इनका शिखर समतल होता है। क्या बोल रहा है कि भूपटल का एक चौड़ा, असमतल, चपटा और ऊंचा उठा हुआ भाग, इन्हें क्या बोलते हैं, टेबललैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इनसे भूपटल का एक बहुत बड़ा भाग गिरा है। इनसे क्या, भूपटल का एक बहुत बड़ा भाग गिरा है, किनसे, पठारों से। ठीक है, पठार ऊंचे नीचे और आधार की अपेक्षा ऊपर कम चौड़े होते हैं। इनका शिखर समतल होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे एवं ऊंचा पठार कौन सा है, बताओ मुझे कोई कौन सा है। तो कौन सा है, देखो लिखा है मैंने। ठीक है, हेंग टेंग ऑफ तिब्बत। ठीक है, हेंग टेंग और तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 4000 से 6000 मीटर तक, ठीक है, समुद्र तल से है। ठीक है, भारत में दक्षिण का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जिसे पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की छत के नाम से किसे जाना जाता है, पामीर के पठार को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। किसे, पामीर के पठार के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में दक्षिण के पठार को पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना पठार है। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पठार को भी निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तीन प्रकार में से बांटा गया है पठारों को। ठीक है, कौन कौन से हैं चर्चा कर लेते हैं। तो पठारों को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो पहला है इंटरमोटेन पलटाव। ठीक है, इंटरमोटेन पलटाव। सेकंड क्या है, हमारे कॉन्टिनेंटल पलटाव। ठीक है, तीसरा क्या है, लेवे पलटाव। ठीक है, लेव पलटाव। ठीक है, तो देखो जो पहला है इंटरमोटिन पलटाव, इसका जो उदाहरण है वो क्या है, तिब्बत पलटेव है। ठीक है, और जो सेकंड हमारा कॉन्टिनेंटल, इसका उदाहरण अफ्रीकन पलटाव है। ठीक है, और जो तीसरा है लेवी पलटाव, इसका क्या है, दक्कन क्या है, पलटाव। ठीक है, तो ये पठारों को तीन भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। ठीक है, भूपटल के वह बड़े भाग
ठीक है, जो लगभग चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। क्या बोला कि भूपटल के वह बड़े बड़े भाग जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं महाद्वीप कहलाते हैं। ठीक है, बहुत से देश मिलकर एक महाद्वीप बनाते हैं। बहुत से देश मिलकर क्या बनाते हैं, एक महाद्वीप बनाते हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, टेबल बनाया है, क्षेत्रफल दिया गया है और देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा एशिया है। ठीक है, और सबसे पुराना कौन सा है, यही है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना। और तीसरा सबसे बड़ा हमारा उत्तरी अमेरिका है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो 7 महाद्वीप हैं इनका व्याख्यात्मक रूप में मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, वही आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मरुस्थल के बारे में, भूपटल के वह बड़े भाग जो भारी रेत से बने होते हैं मरुस्थल या रेगिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, मरुस्थल यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ पर आबादी और वनस्पति नहीं होती। क्या बोल रहे हैं मरुस्थल कि भूपटल का वह बड़े भाग जो भारी रेत से बने होते हैं। मरुस्थल क्या बने होते हैं, भारी रेत से बने होते हैं। यहाँ क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, अल्प मात्रा में पानी होता है। यहाँ आबादी और वनस्पति नहीं होती है। ठीक है, मरुस्थल में क्या नहीं होती है, आबादी और क्या नहीं होता है, आबादी और वनस्पति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कांटीदार नुमा झाड़ू होती है, झाड़ी होती है। ठीक है, पानी की कमी की वजह से। ठीक है, क्योंकि रेत के टीले हैं, रेत ही रेत है। ठीक है, अगर रेगिस्तान की जहाज की बात करें तो कौन है, ऊंट को बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, तो याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान। ठीक है, उदाहरण क्या है, उत्तरी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान हो गया, और उत्तर पश्चिम भारत का थार का रेगिस्तान क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भूपटल का एक विस्तृत चपटा नीचे तल वाला भाग मैदान कहलाता है। क्या बोला कि जो भूपटल है, ठीक है, भूपटल का एक विस्तृत मतलब बड़ा, चपटा मतलब चपटा चौड़ा हुआ, नीचे तल वाला भाग मैदान कहलाता है। ये समुद्र तल से लगभग 200 मीटर ऊपर होते हैं। समुद्र तल से कितने होते हैं, 200 मीटर ऊपर होते हैं। ये नदियां द्वारा लाए गए पदार्थ, रेत, मिट्टी, ठीक है, सल्ट या सिल्ट, वनस्पति और जंतुओं के अवशेष से बने होते हैं। ये उपजाऊ होते हैं, इसलिए इन पर कृषि उत्पादन विस्तृत रूप से किया जाता है और आबादी भी किया जाता है। देखो आबादी कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, कृषि भी इसी क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नदियों से लाए गए पदार्थ, रेत, मिट्टी, सिल्ट, वनस्पति और जंतुओं के अवशेष से बने हुए क्या होती है, वो मिट्टी में मिलती हैं, और मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मददगार एवं किफायती होती है। ठीक है, तो देखो मैदान के उदाहरण है। ठीक है, मैदान के उदाहरण है, आपको बताता हूं मैदान के। ठीक है, तो मैदान का उदाहरण देखो, क्या, नाइल बेसिन इन इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट का क्या बोल रहा है कि नाइल बेसिन पहला। ठीक है, और क्या बोला कि दूसरा है हमारा क्या है कि वांगहो बेसिन। ठीक है, वांगहो बेसिन इन चाइना। ठीक है, क्या बोला कि चीन का वांगहो बेसिन। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा इंडो गंगेटिक बेसिन। ठीक है, इंडो गंगेटिक बेसिन इन इंडिया। तो ये क्या है, मैदान के उदाहरण है। ठीक है, क्या बताया पहले बताया नाइल बेसिन ऑफ इजिप्ट। ठीक है, क्या बताया, इजिप्ट का नाइल बेसिन हो गया। ठीक है, वांगहो बेसिन इन चाइना, चीन का वांग बेसिन हो गया। ठीक है, और क्या बताया, इंडो गंगेटिक बेसिन इन इंडिया, भारत का इंडो गंगेटिक बेसिन। ये क्या है, मैदान के उदाहरण है। ठीक है, मैदान को भी 3 आधारों में बांटा गया है। ठीक है, संरचना के आधार पर, स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आइए सभी को एक एक करके लेते हैं। संरचना के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। स्थिति के आधार पर 2 भागों में, और उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में। ठीक है, संरचना के आधार पर कौन कौन से भाग हैं इसके, तो क्या बताया मैंने कि संरचना के आधार पर पहला क्या हो गया, अब फ्लैट प्लेन्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अनरेटेड प्लेट्स हो गई, प्लेन्स हो गया। ठीक है, राउंडेड ऑफ रोलिंग प्लेन्स हो गया। ठीक है, और चौथा क्या होगा, डिएक्सटेटेड प्लेन्स हो गया। ठीक है, और स्थिति के आधार पर देखो 2 भागों में, इनलैंड प्लेन्स हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स हो गया। और वही क्या, उत्पत्ति के आधार पर भी 3 उसमें बांटा गया है इसे। ठीक है, एक है डिएस्ट्रोपिक प्लेन्स हो गया, वही एरिस्टोनल प्लेन्स हो गया, और तीसरा है
डोपिसिनल्स प्लेन से हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डोपिसिएशनल्स प्लेन्स हो गया, तो ये उत्पत्ति के आधार पे है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल के बारे में, मृदा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मृदा किसे कहते हैं, भूपटल का वह मुलायम भाग जो चट्टानों के टूटे महीन कणों से बना होता है, जिसमें जीवधारियों, पेड़ पौधे, जंतुओं के सड़े गले अवशेष, ह्यूमस मिले होते हैं, मृदा कहलाती है। देखो मृदा, मिट्टी आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मृदा किसे कहते हैं तो आप चुप हो जाते हो, आपके पास कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैंने आज बता दिया मृदा किसे कहते हैं, सॉइल किसे कहते हैं, ठीक है। भूपटल का वह मुलायम भाग जो चट्टानों से टूटे महीन कणों से बना होता है, जिसमें जीवधारियों, पेड़ पौधे, जंतुओं के सड़े गले अवशेष, ह्यूमस मिले होते हैं, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा कृषि व जीवन का आधार होती है। मृदा क्या होती है, कृषि व जीवन का आधार होती है। भूपटल पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रंगों के आधार पर मृदा काली, भूरी, लाल, पीली, हल्की भूरी, मटमैली आदि प्रकार की मृदा होती है। काली मृदा विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। देखो विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी क्या मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा उपजाऊपन है वो काली मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। मिट्टी के पीएच के आधार पर इसकी अम्लीयता, क्षारीयता नापी जाती है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है ना, उसके आधार पर इसकी क्या अम्लीयता और क्षारीयता को नापा जाता है, ठीक है। उपरोक्त मिट्टियों के कणों की संरचना के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है। आइए जान लेते हैं बलुई मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। बलुई मिट्टी किसे कहते हैं, इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं। बलुई मिट्टी के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इनके बीच पर्याप्त स्थान होता है। और इनके बीच क्या होता है, पर्याप्त स्थान होता है। इसमें वायु और प्रकाश आसानी से प्रवेश कर लेता है। जो बलुई मिट्टी है, अगर कण बड़े होंगे, इनमें पर्याप्त स्थान होगा, तो वायु और प्रकाश तो आसानी से इसके अंदर घुस जाएगा ना। वायु और प्रकाश की सरलता में प्रवेश के कारण पानी भाप बनकर शीघ्र से उड़ जाता है। रेगिस्तानी प्रदेशों में बलुई मिट्टी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। देखो आपको समझाता हूं, ठीक है। ये बड़े इसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ये देखो, ठीक है। ये कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। देखो इनके बीच क्या है, पर्याप्त स्थान है, ठीक है। पानी गया इनके अंदर, ठीक है, ये पानी गया, ठीक है। प्रकाश की रोशनी भी इनके अंदर जा रही है, तो क्या कर रहे हैं, ये पानी को जल्दी सोख जा रहा है, ठीक है। भाप बन के उड़ जा रहा है, और क्या हो जा रहे हैं, भाप बन के उड़ जाता है। रेगिस्तानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार की बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। बलुई से क्या रखना, बड़े बड़े होते हैं कण, बीच में पर्याप्त स्थान होता है, ठीक है। प्रकाश और पानी आसानी से घुस जाता है। प्रकाश आसानी से घुसने के कारण पानी को क्या भाप बना के वाष्पित कर लेता है, ठीक है। सेकंड है चिकनी मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं। देखो कण बारीक होंगे ना, ये देखो, ये बारीक कण है, ठीक है। ये बारीक कण है, देखो ये बारीक कण है, ये बारीक कण है, ठीक है। चिकनी मिट्टी, तो ये चिकनी मिट्टी का आपको इधर से समझना है, ठीक है। इस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, उनके बीच बिल्कुल भी स्थान नहीं होता। देखो इनके बीच क्या है, बिल्कुल भी स्थान नहीं है, इसलिए इनमें हवा और पानी सरलता से प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर ये सारा क्लोज है ना, ऐसे ये चिकनी मिट्टी ऐसी है, सारा चिपके, तो इसके अंदर एकदम आसानी से पानी भी नहीं जा सकता है, और हवा प्रकाश भी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो अगर देखो इसमें पानी को अधिक समय तक रोकने की शक्ति होती है। देखो अगर चिपके पास में है तो पानी को अधिक समय तक रोकने की क्षमता होगी, इसलिए इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होती है, आर्द्रता को अधिक समय तक बनाए रखने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब बात करते हैं दोमट मिट्टी के बारे में, ठीक है। इस मिट्टी के कण न तो बहुत महीन होते हैं और न ही बहुत मोटे होते हैं। इनके बीच में सिर्फ इतना स्थान होता है कि वायु और प्रकाश आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है, और जड़ आसानी से समाकर पर्याप्त समय तक उपस्थित रहता है। वास्तव में दोमट मिट्टी कृषि उत्पादन के लिए सर्वोत्तम रूप में उपयोगी है। दोमट मिट्टी कृषि उत्पादन के लिए क्या है, सर्वोत्तम उपयोगी है, ठीक है। गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों और तटीय प्रदेशों तक नदियों के डेल्टा प्रदेशों में दोमट मिट्टी की अधिकता है। कहाँ पे है दोमट मिट्टी की अधिकता, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलुज हो गया, गंगा यमुना हो गया, इनके जो डेल्टा है, इनके जो नदीय तटीय क्षेत्र है, उनके डेल्टा है, वहां पे दोमट मिट्टी की क्या है, अधिकता है, ठीक है। मिट्टी मैंने आपको बता दी, ठीक है, 3 प्रकार की, ठीक है, बलुई, चिकनी, दोमट, ठीक है। काली मिट्टी को विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल के बारे में, रॉक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सेल के बारे में। तो
क्या भूपटल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं? जो भूपटल की रचना करते हैं वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। ये पदार्थ खनिजों के समिश्रण से बने होते हैं। सेल किससे बने होते हैं? खनिजों के समिश्रण से बने होते हैं। जैसे रासायनिक तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम के योग से बनते हैं। संरचना के आधार पर सेलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संरचना के आधार पर सेलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल। तो अवसादी सेल को क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल भी कहते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और रूपांतरित एवं कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल को क्या बोलते हैं? कायांतरित सेल भी कहते हैं। ठीक है, कायांतरित सेल भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, कितने सेल? सेल 3 प्रकार के। अवसादी सेल को द्वितीयक सेल बोलते हैं, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, और रूपांतरित सेल को क्या बोलते हैं? कायांतरित सेल कर देते हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। स्थल मंडल के बारे में तो मैंने तो आइए जलमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जलमंडल किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भूपटल का वह भाग जो भूभाग के चारों ओर जल और बर्फ के रूप में विद्यमान है, और तब भूपटल का समतल जलीय भाग जल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भूपटल का वह भाग जो क्या चारों ओर से जल एवं बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फ में विद्यमान है, अतः भूपटल का समस्त जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। भूपटल का 70% भाग जलीय है। मैंने बता दिया था आपको, 30% क्या स्थल और 70% जल। ठीक है, तो 70% भाग जलीय है। इस तरह भूपटल पर लगभग उपस्थित संपूर्ण जल का केवल 3 ही प्रतिशत क्या है? पीने योग्य है। 70% जल तो है, लेकिन उसमें पीने योग्य कितना है? 3% जल पीने योग्य है। ठीक है, याद रखना। इसमें महासागरों की बात करते हैं जल में। ठीक है, महासागर, भूपटल के कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों और सागरों के रूप में विद्यमान है। भूपटल का जो कुल जल है उसका लगभग 97% भाग महासागरों एवं सागरों के रूप में विद्यमान है। यह जल लगभग 35 ग्राम किलोग्राम की लवणता वाले नमकीन जल है। यह जल क्या है? 35 ग्राम लवणता वाले नमकीन जल है। ठीक है, बात करते हैं महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, देखो महासागरों के बारे में पढ़ा तो आप कनेक्ट क्या कर दिया हमने? महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी में सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यह भूपटल पर लगभग 35.25%। ठीक है, कितना? 35.25%। कितना? 16,52,42,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भाग में फैला है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 16,880 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और अधिकतम गहराई की बात करें तो 11,516 मीटर इसकी क्या है? गहराई है, प्रशांत महासागर की। ठीक है, सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा महासागर है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की। यह दूसरा सबसे विशाल महासागर है। यह दूसरा विशाल सबसे क्या है? महासागर है। इसकी अधिकतम गहराई की बात करें तो कितना है? 8,381 किलोमीटर डीप है ये। ठीक है, अगर भूपटल की बात करें तो 20.9%। ठीक है, 20.9%, तो कितना? 8,65,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, भूपटल के 20.9% में। ठीक है, तीसरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक है, यह महासागर दक्षिण में स्थित है। यह पृथ्वी के भूपटल का कितना? 14.65% क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 14.65। अगर क्षेत्रफल की बात करें इसकी तो कितना? 7,34,30,000 वर्ग मीटर में क्या हिंद महासागर फैला हुआ है। ठीक है, घेरा हुआ है। ठीक है, इसकी अधिकतम गहराई की बात करें, ये डीप कितना है? 7,725 मीटर ये क्या है? गहरा है। चौथा क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना है? यह महासागर उत्तर दिशा में है, 1,32,80,000 ठीक है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है आर्कटिक महासागर। ठीक है, पांचवा बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की। ठीक है, इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। यह कहां है? दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं समुद्र के बारे में। अभी महासागर के बारे में बात किया, अब बात करेंगे समुद्र के बारे में। भूपटल के अपेक्षाकृत कम बड़े जल स्रोत समुद्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे क्या? कैरिबियन समुद्र हो गया,
गया, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर आदि किसमें आते हैं, समुद्र में आते हैं, ठीक है। 5 बड़े समुद्र श्रेणी के नाम बता दिया। कैरिबियन समुद्र, मैक्सिको की खाड़ी हो गया, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है। अब बात करते हैं नदियों एवं झीलों के बारे में, ठीक है। भूपटल पर अन्य जल नदियां, झीलें, प्रपात प्रमुख हैं। विश्व में सबसे बड़ी 5 नदियों की यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। सबसे बड़ी अमेजन दक्षिण अमेरिका में है, 6750 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। नील अफ्रीका में है, ठीक है, 6670 किलोमीटर। और क्या है, मिसिसिपी मिसूरी अमेरिका में है, 5470 किलोमीटर। यांग टीसी श्यांग, ठीक है, यांग टीसी श्यांग कहाँ पे है, चीन में है, 5470 किलोमीटर। ओबी कहाँ पे है, रूस में है, 5150 किलोमीटर। ये क्या है, विश्व की 5 बड़ी नदी तंत्र हैं, ठीक है। अमेजन, नील, मिसिसिपी, यांगटीकी और ओबी, ठीक है। भारत की गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2655 किलोमीटर और विश्व में 31वां स्थान रखती है गंगा नदी, ठीक है। विश्व में कितना, 31वां स्थान रखती है। तो ठीक है, ये हमने जलमंडल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। महासागर पढ़े, सागर पढ़े, नदी पढ़े, ठीक है, हिमनद जलों के बारे में पढ़े। अब पढ़ रहे हम वायुमंडल के बारे में, ठीक है। स्थलमंडल पढ़ लिया, जलमंडल पढ़ लिया, अब चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो, मैं उनको दोबारा समझा दूंगा। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया, जलमंडल, स्थलमंडल, पर्यावरण के टाइप, अर्थ, परिभाषा, ठीक है, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन कितना, 78%, ठीक है। वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78% है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.9%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.0%, ठीक है। और आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.93%। हीलियम की मात्रा कितनी है, 0.02%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 0.01%। ओजोन की मात्रा कितनी है, 0.03%। और जलवाष्प क्या है, परिवर्तनशील होता है। क्यों होता है, जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण अनेक प्राकृतिक घटनाएं संभव होती हैं। बादल फटना, गर्जन, बिजली चमकना, वर्षा होना, बर्फ गिरना, त्वरित वर्षा आदि किसके कारण होती है, ये वायुमंडल के कारण होती है, ठीक है। संरचना के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्षोभ मंडल, जिसे क्या बोलते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्षोभ एवं अधोमंडल के बारे में, ठीक है। अधोमंडल को क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी की वह सतह से लगभग कितना है, 16 किलोमीटर ऊंचाई पर है। पृथ्वी की सतह से कितना, 16 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पे क्या है, क्षोभ मंडल या अधोमंडल है, ठीक है। भूमध्य रेखा व ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है, 16 किलोमीटर है। अगर भूमध्य रेखा व ध्रुवों पर पूछ लिया जाए तो 8 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना, अगर नॉर्मली से पूछ ले कि अधोमंडल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है तो 16 मीटर। अगर पूछ ले कि जो क्षोभ मंडल है ये भूमध्य रेखा और ध्रुव पर कितनी ऊंचाई पर है तो 8 किलोमीटर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस मंडल में जलवाष्प का अधिकतर भाग 80% तक पाया जाता है। इस मंडल में क्या, जलवाष्प का अधिकतर भाग कितना, 80% तक पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर भाग इसी अधोमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाई हो गया, इसी अधोमंडल या क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। अधोमंडल या क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। मौसम आदि बनना, आंधी, तूफान, ओस, पाला, कोहरा, बादल गर्जन, त्वरित वर्षा आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा भाग क्षोभ स्तर कहलाता है, ठीक है। क्या बोला कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा भाग को क्या बोलते हैं, क्षोभ स्तर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समताप मंडल के बारे में। सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 50 किलोमीटर। अगर क्षोभ मंडल की कितनी होता है, 16 किलोमीटर। और समताप की कितनी होती है ऊंचाई,
50 किलोमीटर होती है। इसका तापमान एक समान रहता है, तभी इसे समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इस मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। इसी मंडल में हवाई जहाज आदि उड़ते हैं। देखो, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे समान ताप रहता है, तो तब यहाँ पे हवाई जहाज इसी मंडल पे उड़ती है। ठीक है, पृथ्वी से कितना? 50 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, इस मंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन परत होती है। देखो, समताप मंडल के ऊपरी सतह में क्या होता है? ओजोन परत होता है, जो सूर्य से आने वाली, मैंने आपको बताया, अल्ट्रामेटिक, ठीक है, परावैंगनिक किरणों को रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत रोकता है। देखो, अगर आपको पता है वर्तमान समय में ओजोन परत में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है और अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां पृथ्वी में क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यही सूर्य की परावैंगनिक किरणों से। ठीक है, उसे कौन रोकता है? हमारा ओजोन परत रोकता है। ठीक है, कहां पे है? समताप मंडल के ऊपरी परत। चौथा क्या है? मध्य मंडल है। ठीक है, मध्य मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। समताप के ऊपर मध्य मंडल आता है। समताप के मंडल क्या आता है? मध्य मंडल आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी से 80 किलोमीटर है। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता रहता है। इस मंडल में अगर ऊंचाई पे क्या होता है? तापमान घटते रहता है। यही मंडल वह स्थल है जहां सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऊर्जा और ओजोन परत का वास्तविक द्वंद्व होता है। ठीक है, इस मंडल की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? मेसोपोज बोलते हैं। देखो, मेसोपोज किसे बोलते हैं? किस मंडल की ऊपरी सतह को मेसोपोज बोलते हैं? मध्य मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, मेसोपोज किसे कहते हैं? किस मंडल की सतह को कहते हैं? तो मध्य मंडल के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? मेसोमोज बोलते हैं। ठीक है, मेसोपोज बोलते हैं। ठीक है, चौथा है आयन मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है? आयन मंडल कहलाता है। इस मंडल में धनावेशित एवं ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। आयन मंडल में धनावेशित एवं ऋणावेशित क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। यह मंडल अंतरिक्षीय विकिरण से जीवमंडल की रक्षा करता है। यह मंडल क्या? अंतरिक्षीय जो विकिरण होते हैं उससे जीवमंडल की रक्षा करता है तथा रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके दूर संचार को सुगम बनाता है। दूर संचार उपग्रहों को इसी मंडल में स्थापित किया गया है। जो सैटेलाइट हैं वो किस मंडल में स्थापित किए गए हैं? आयन मंडल में। ठीक है, दूर संचार उपग्रह किस मंडल में है? आयन मंडल में है। ठीक है, पांचवा है हमारा वायुमंडल का अंतिम परत है बाह्य मंडल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आयन मंडल के ऊपरी बाह्य मंडल होता है। आयन मंडल के ऊपर क्या होता है? बाह्य मंडल होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 400 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी होती है आयन मंडल की? 400 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, प्रारंभ में 400 मीटर होता है। यह वातावरण की सबसे बाहरी परत है। यह क्या है? वातावरण की सबसे बाहरी परत है। मैंने आपको क्या बताया? वायुमंडल को 5 संरचना के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 परतों में। सबसे पहले मैंने बताया अधोमंडल, जिसे क्षोभमंडल भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं दूसरा मैंने आपको समताप, जहां पे समान तापमान रहता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 50 किलोमीटर तक बताई। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे क्या नहीं होते? मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है समताप मंडल में। तो किस में होती है मौसम संबंधी घटनाएं? क्षोभ मंडल में होती है। बादल गर्जन, ठीक है, वर्षा, ठीक है, आंधी तूफान, सब क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में समान तापमान रहता है, जो हवाई जहाज उड़ने के लिए परफेक्ट स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्या नहीं होता है? मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, 50 मीटर ऊंचाई पे होता है, किलोमीटर ऊंचाई पे। तीसरा क्या बताया? मध्य मंडल बताया। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी बताया मैंने? पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई बताइए। ठीक है, वही मैंने आपको क्या बताया? जो क्या होता है? जो जहां सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऊर्जा और ओजोन परत का वास्तविक द्वंद्व होता है, इस मंडल की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? मेसोपोज कहते हैं। चौथा क्या बताया मैंने आपको? आयन मंडल बताया। ठीक है, मध्य मंडल से ऊपर 4000 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल कहलाता है। इस मंडल में धनावेशित और ऋणावेशित कण होते हैं, इसे आयन मंडल तभी कहते हैं। ठीक है, पांचवा बताया मैंने बाह्य मंडल। ठीक है, आयन के ऊपरी मंडल को क्या बोलते हैं? परत को क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से प्रारंभ होती है। और जो हमारे क्या होते हैं? जो हमारी आयन मंडल है, इसमें क्या होता है कि ये सबसे ऊपरी एवं बाह्य परत है। ठीक है, याद रखना। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण का क्या था? महामैराथन क्लास था, भाग 1। ठीक है, अर्थ से लेके हमने क्या पढ़ लिया? इसके टाइप्स पढ़ ली, इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली। ठीक है, इसको हम कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में, बायोटिक एंड अबायोटिक में। ठीक है, किसको? इसको। ठीक है,
किसको, इसको, ऐसा है नहीं है। देखो पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक मैंने क्या बताया, नेचुरल हो गया, एक मैन मेड पर्यावरण, ठीक है। और नेचुरल में मैंने बायोटिक एंड अबायोटिक बताया, ठीक है। फिर मैंने अबायोटिक में मैंने आपको बताया क्या, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की, जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। स्थलमंडल के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया सरल शब्दों में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप हमारे क्या फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार से जुड़ सकते हो। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो, हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक हो। तो आपको वहां क्या मिल जाएंगे, हमारे ये हैंड लिखित, हस्तलिखित क्या मिल जाएंगे, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। जो पर्यावरण का भाग 2 जल्द लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। पार्ट 2 जल्द आपके लिए लेके आऊंगा एनवायरमेंट का, ठीक है। आज का भाग यहीं पे समाप्त होता है। और हमने क्या किया, सारे फैक्टों को क्या किया, कनेक्टिंग करके चले, ठीक है। याद रखना, आने वाले आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें पर्यावरण से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं अब, ठीक है। वही यूटेट सीटेट, ठीक है, इसमें प्रश्न बनते ही हैं एनवायरनमेंट से, बीएड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में यूजफुल वीडियो है आपके लिए। इसका पार्ट 2 जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।